हम ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आया है कि भी हमने एक साल में इस ऑपरेशन से क्या अचीव किया है। देखिए, ये हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन महिलाओं के साथ जस्टिस करे जिनके सुहाग को उन पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने उजाड़ दिया था। लेकिन इसके अलावा भी इस मिशन से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें अचीव की हैं और बहुत चीज़ें प्रूव की हैं। पहली चीज समझिए कि उन 9 टेरर कैंप्स को हमने एलिमिनेट किया जहां से लगातार भारत के खिलाफ साजिशें होती थी। यहां पर हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर लड़ती हैं। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर था, तभी ये पूरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया। प्लस आप समझिए कि क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन स्ट्राइक हमने की, हमने सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोलेटरल डैमेज नहीं था और हम सीधा अपने ऑब्जेक्टिव तक जा रहे थे। हमने पाकिस्तानी फौज के ऊपर या पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर अटैक नहीं किया। हमने उन टेरर आउटफिट्स पे अटैक किया जो भारत के खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे या पास्ट में कर चुके थे। और इसके साथ हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान हमेशा जो है धमकी देता था कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं, वो शबे बारात में चलाने के लिए नहीं है, वो हमने जो है भारत के लिए बना रखे हैं। उनका पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंडिया सेंट्रिक था, ये पूरी दुनिया को पता है। और वो ब्लफ करता था कि वो हमला कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक्सपोज हो गई। इससे पहले भी हमने जब बालाकोट अटैक किया था या सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भी जो है पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर ब्लफ थोड़ा एक्सपोज हुआ था। लेकिन इस बार जिस स्केल का अटैक भारत ने किया है वो अपने आप में बड़ा है। और जैसे ये 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई चली है, उसमें हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी को भी टारगेट किया। तो देखिए, अब भारत जो है एक नई स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस को ड्रॉ कर चुका है। इस मिशन के साथ बात साफ है कि भाई हम टेररिस्ट और टेरर स्पॉन्सर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं जानते हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी इसी तरीके से भारत को परेशान करती रही, टेररिज्म को स्पॉन्सर करती रही, तो दोबारा हमला पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर होता रहेगा। वो बचकर नहीं बैठ सकते हैं। उन टेरर आउटफिट्स के लिए भी ये मैसेज है कि आप चाहे कहीं पे भी छुपे हों, चाहे आप पाकिस्तान के इंटीरियर में बैठे हों, पाकिस्तानी पंजाब में बैठे हों, वहां पे भी आप जो है सेफ नहीं होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत एज अ नेशन के पास ये कैपेसिटी है कि हम आपको वहां पर भी टारगेट कर सकते हैं और हमने ये चीज करके दिखाई है। हम सबको बराबर पनिशमेंट देंगे। टेररिस्ट और टेरर स्पॉन्सर्स दोनों को ही बराबर पनिशमेंट मिलेगी। तो कल को आपको यह भी दिख सकता है कि भाई अगर मान लो पाकिस्तानी आर्मी दोबारा इस तरीके का कुछ करवाती है टेरर आउटफिट्स के थ्रू, तो भारत की तरफ से इसी प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं MM नारवने साहब, उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। भविष्य के अंदर भी ये एज इट इज रहने वाला है। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कॉल ऑफ नहीं किया है, अब भी ये ऑपरेशन चल रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा टेरर अटैक हुआ तो हमारे फोर्सेस रेडी हैं। जो फील्ड पे कमांडर्स हैं उनको ऑलरेडी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आप जाइए और इस पूरी एक्टिविटी का बदला लीजिए। तो ये हमारा रिस्पॉन्स अब रहेगा ही रहेगा। प्लस आप देखिए, हमने जो है एक चीज मेक श्योर कर दी कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो बिल्कुल ही बेकार है। ये एक्सपोजर जो है ये बहुत जरूरी है। प्लस पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस था वो प्राइमरीली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो वो चाइनीज इक्विपमेंट्स यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं। और उसके कंपैरिजन में जब इंडियन एयर डिफेंस को देखा गया तो वो बहुत इफेक्टिवली अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। हमने इन 4 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए लगभग 900 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। और हमारा जो इंटरसेप्शन रेट था वो हाईली, आप बोल सकते हो कि 98-99%, मतलब दुनिया के जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम बोले जाते थे, जैसे इजराइल का आयरन डोम हो गया, उनसे भी बेहतर जो है हम परफॉर्म करते हुए दिखे हैं यहाँ पे। और सिर्फ इतना नहीं है, हमने बहुत ही समझदारी का यहाँ पे जो है एक तरीके से उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रखा है कि आप अपने जो कन्वेंशनल पुराने सिस्टम्स थे एयर डिफेंस के, उनको इंटीग्रेट कीजिए। तो हम जिस तरीके से अब सोवियत एरा की कुछ गन्स को हमने मॉडर्नाइज करके, जुगाड़ करके, रडार सिस्टम से कनेक्ट करके और तब यूज किया है इसके अंदर। क्योंकि मान लीजिए $30,000 का ड्रोन है, अब उसके लिए आप जो है अपने $1 मिलियन की मिसाइल नहीं वेस्ट कर सकते हो। वो आप सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए रखते हो। उसके लिए आप छोटे मोटे हथियारों से उसे गिरा दो।
तो हमने बहुत अच्छा काम किया, और जो हमारा यहाँ पे रडार सिस्टम था हर चीज को ट्रैक कर रहा था, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज हो रहा था, क्योंकि कुछ ड्रोन्स की ट्रेजेक्ट्री हम जो है पहचान रहे थे कि ये ड्रोन आ रहा है और ये ड्रोन इस जगह जाके गिरेगा। मान लीजिए वो ड्रोन जाके घास फूस में गिर रहा था, किसी मतलब रैंडम बैरन लैंड पे गिर रहा था, तो उसको क्यों आप अपना इंटरसेप्शन वेस्ट करोगे उसके ऊपर? गिरने दो, कुछ है ही नहीं, कुछ जला ही नहीं पाएगा, कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगा। और जहां पे आपको लग रहा था कि नुकसान होने का डर है, उस तरफ जो है आपने अच्छे से एक तरीके से आप फायर करके उसे गिरा रहे हो, या आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हेल्प से जो है उसको इनइफेक्टिव कर रहे हो। ये सभी मेथड्स हमने यहाँ पे डिप्लॉय किए और बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को दिखाए कि इंडिया की कैपेबिलिटी कितनी है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के सबसे ड्रोन आ रहे थे ना, वो चाइनीज ड्रोन थे, वो टर्किश ड्रोन थे। सिर्फ पाकिस्तान का सिस्टम नहीं था, पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे चाइना था, टर्की था, वो बैकिंग दे रहे थे पाकिस्तान को। हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, यहाँ पे पाकिस्तान के पीछे का जो पूरा इकोसिस्टम 2-3 और देश मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ जो है एक तरीके से भारत की लड़ाई हो रही थी, और हम अकेले अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लड़ रहे थे। और हमने प्रूव किया कि भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे पास। अब आप समझिए कि आज की लड़ाइयों को थोड़ा एनालाइज कीजिए। इजराइल की लड़ाई हुई है, वो अब तक चलती आ रही है। उन्होंने पहले गाजा के अंदर जो है स्टार्ट किया, और इतने सालों से चल रहा था, गड़बड़ हो गई। अभी ईरान के साथ जो है हमला किया, 60-65 दिन हो गए, अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं है, और लड़ाई अभी भी चल रही है। मतलब अमेरिका भी फंस गए हैं यहाँ पे। यूक्रेन रशिया की लड़ाई समझिए आप, वो इतने टाइम से जो है इस लड़ाई के अंदर फंसे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर चुके हो, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कब मुझे इस लड़ाई को बंद करना है। और ये भारत ने बहुत अच्छे से करके दिखाया है। हमने पेशेंस भी दिखाई, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की है विदाउट एस्केलेशन। ना तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हुआ, ना कन्वेंशनल वॉर का एस्केलेशन हुआ। 4 दिन की लड़ाई हुई, और उसके बाद जो है हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बता दिया कि भारत के साथ मत उलझो, बात क्लियर है बिल्कुल, आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही नुकसान होगा अगर आप हमारे साथ लड़ने की कोशिश करोगे। तो वो मैसेज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमने जो है उनको दिया है, और मे बी कुछ सालों तक जो है इस चीज़ का असर रहेगा, है ना। पाकिस्तान जो है थोड़ा ढीठ टाइप का देश है, वो 5-6 साल बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। वो में भी जो दवाई अभी हमने दी है ना ऑपरेशन सिंदूर की, इसका असर कुछ टाइम बाद जो है वो शायद ख़त्म भी हो जाए और दोबारा किसी तरीके का टेरर अटैक करे। तो हमने जो अपनी तैयारी है ना, उसको पूरा अच्छे से करके रखना है। इसको सक्सेसफुली हमने अचीव किया, ये एंड नहीं होगा, क्योंकि वो पड़ोसी ही ऐसा है ना। कि आपके पड़ोस में मान लीजिए कोई शराबी बेवड़ा रहता हो, जो हर रोज जो है उठ के जो है बवाल करता हो शाम को, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही पड़ोसी है। तो वो कुछ दिन तक तो दवाई का असर रहेगा, फिर दोबारा जो है गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नाम आपको बताने वाला हूं, उन नेम्स को हमने एलिमिनेट किया। मतलब ये वो टेररिस्ट थे, ये वो कमांडर्स थे जो पास्ट में भारत के अगेंस्ट बहुत खराब काम कर चुके हैं। अब देखिए, इसमें है अब्दुल मलिक रौफ, यूसुफ अजहर, मुदस्सिर अहमद। इन तीनों का नाम आता है IC-814 हाईजैक के अंदर, जो हमारे इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने। उसके बाद इन्होंने मसूद अजहर को छुड़वाया था, जिसने आगे जाके जैश ए मोहम्मद जो है उसको एस्टेब्लिश किया। तो इन 3 टेररिस्ट को हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है। अब ये लोग क्या करते थे ना, ये कमांडर्स हैं, ये प्लानर हैं, है ना। फ्यूचर के अटैक कैसे होने हैं, कैसे जो है अलग अलग टेररिस्ट को हायर करना है, रिक्रूट करना है, वो सारा काम ये लोग देखते थे। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो हमने कहीं ना कहीं डिसरप्ट की है यहाँ पे। और पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें भी इन लोगों का नाम था। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ जो है पाकिस्तान के सिर्फ बिल्डिंगों को या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, नहीं, बिल्कुल एक तरीके से स्ट्रेटेजिक यहाँ पे अटैक हमारी तरफ से हुआ। और उसके अंदर जो इन पर्टिकुलर कमांडर्स का नाम है, इनको एलिमिनेट करने की अचीवमेंट को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, इसका बड़ा असर होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड अटैक यहाँ पे होता है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी हमने नुकसान पहुंचाया, उनको भी बिल्कुल अटैक किया गया है यहाँ पे, है ना। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पूरी दुनिया को मैसेज है कि भाई भारत के खिलाफ काम करने वाले टेररिस्ट जो हैं वो कहीं पे भी छिपे होंगे। जो आपके जो टेरर माइंड्स हैं, आप कहीं पे भी होंगे, हम आपको टारगेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इंडियन सिक्योरिटी के लिए
हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है, दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल फॉर अस। तो बिल्कुल सबके लिए मैसेज क्लैरिटी के साथ हमने बता दिया, और बहुत बढ़िया हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने यहाँ पे काम किया। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, किस तरीके से जो है आप टारगेट को आइडेंटिफाई करते हो, पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड जो है हमारा ये पूरा मिशन चला है। यहाँ पे कोई भी चीज़ रिएक्टिव वे में हमने नहीं की है, हर चीज़ प्रोफेशनलिज्म के साथ प्लान की गई, उसके बाद अच्छे से कैपेबिलिटी के साथ उसे हमने एग्जीक्यूट किया है। तो रैंडम नहीं था कुछ भी। तो जैसे ही पुलवामा का आप बोल सकते हो हमला हुआ, उसके बाद भी चीज़ों को हमने एग्जीक्यूट किया। अब ये पहलगाम का हमला हुआ है, इसके बाद हमारी तरफ से जवाब आना तो बिल्कुल अश्योर ही था। तो गवर्नमेंट को ये करना ही करना था। और इसके लिए आप समझिए कि जैसे ये 22 तारीख को ये इंसिडेंट होता है, उसके बाद से हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, उनके जो फॉरवर्ड कमांडर्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि भाई आपको जो है अपनी एक्टिविटी तेज कर लेनी है। इंडियन एयरफोर्स के जो कॉम्बैट पेट्रोल्स हम उनको बोलते हैं, लगातार वो फ्लाई कर रहे थे, वो एक्टिविटी शुरू हो गई थी राइट फ्रॉम द 22 ऑनवर्ड्स। सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर थी। नेशन ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया था कि हमें जो है इन विडोज का बदला लेना है, जिनका सिंदूर जो है मिटाया है उसका बदला लेना है। सरकार की तरफ से क्लैरिटी थी। आप देखिए जैसे ही जो है ये पहलगाम का अटैक होता है, उसके बाद इमीडिएटली होम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो पहलगाम पहुंच जाते हैं, विक्टिम से मिलते हैं। तो ये लीडरशिप दिखाती है कि कैसा जो है हम लोग ग्राउंड पे थे, सरकार का रिजोल्व था। इमीडिएटली जो है आपके सीडीएस की मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज होने लगती है। हम सबके साथ बातचीत करते हैं, हम बताते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे रिटेलिएट करना हमारा राइट है। इंडिया बिल्कुल राइटफुल काम कर रहा है, एथिकल हैं हम लोग, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, और हमारा अटैक भी बिल्कुल वैसा ही था। हमने किसी पाकिस्तानी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने किसी इललेजिटिमेट टारगेट को नहीं एलिमिनेट किया। ऐसा नहीं था कि हमने डे 1 में जाते ही पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर हमला किया था। देखिए जब आप एयर अटैक करते हो ना, तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको सबसे पहले करनी होती हैं। एक होती है सीड, दूसरे होता है डीड। सीड इन द सेंस सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, और डीड आप बोलते हो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो जब आपका हवाई जहाज हमला करने जाता है ना, आप मेक श्योर करते हो कि दुश्मन का जो रडार सिस्टम और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाए, वो एक तरीके से इनइफेक्टिव हो जाए। अब भारत ने पहला हमला उस सिस्टम पे नहीं किया था, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था, हमें जो है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना है। हमारे प्लेन्स गए सीधा उन्हीं पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हमने उड़ा दिया। क्लियर, चीजें बिल्कुल साफ थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन हुआ, उसके रिटेलिएशन में हमने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन थे उसको निशाना बनाया है। तो वो हमारा हक था बिल्कुल करना, है ना, हमें जवाब देना है अपने लोगों को, अपने अवाम को। आप उस चीज़ पे पीछे नहीं हट सकते थे। और आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान ने भी कन्वेंशनल रिस्पॉन्स नहीं किया उस चीज़ पे, उन्होंने भी जो है ड्रोन वोन का हमला किया। मतलब 40 अलग अलग जगहों पे तकरीबन 300 के आसपास ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने इनिशियली पहली रात को फायर किए थे। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रेडी था भाई, इतनी सारी चीज़ें हमने तैयार कर रखी हैं। हमारे S-400 सिस्टम के जो रडार से उससे इनकमिंग फ्लाइंग ड्रोन्स के बारे में पता लग रहा था। हमारी जो गन्स जो है वहाँ पर डिप्लॉयड थी, वो गन्स रडार के साथ कनेक्टेड थी। और हमारे फील्ड पे जो सोल्जर्स थे, आर्मी जो है वो भी एयर डिफेंस के लिए रेडी था, एयरफोर्स का अपना एयर डिफेंस था, और बिल्कुल कमांड सिस्टम सेंट्रलाइज्ड वे में परफॉर्म कर रहा था। एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और वो सारी एक्टिविटी हो रही थी। नेवी अपने जो है पूरे सी एरिया के अंदर पेट्रोलिंग जो है वो संभाल रही थी कि उस तरफ से कोई, जैसे मुंबई का अटैक हुआ था ना, ये लोग बोट लेके आ गए थे, तो वैसी हरकतें पाकिस्तानी कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, है ना, वहां पे बिल्कुल अलर्टनेस थी, क्योंकि उस तरफ से टेरर इन्फिल्ट्रेशन वो शुरू कर सकते थे। उस समय कश्मीर के अंदर तकरीबन 100 के अराउंड जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्टिव थे। तो हमारे फोर्सेस को उनके खिलाफ भी लड़ना था, क्योंकि उन लोगों को भी पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी कि भाई तुम भी अभी अपनी एक्टिविटी तेज कर दो। तो हम ये सारी चीज़ें संभालते हुए अपना काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया आप बोल सकते हो, ये पूरा एफर्ट हमारी तरफ से रहा है ना। और इस पूरी लड़ाई को हमने अच्छे से लड़ा है, जीता है। क्लियर। अच्छा, अब इसके पीछे की कुछ और स्टोरीज को जानेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या, पाकिस्तान जो है क्या अब बाज आ जाएगा? नहीं, अब भी बाज नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही ऐसा है। प्लस आप देखिए जो टेरर आउटफिट्स है ना, ये भी नए नए मेथड्स जो हैं वो अपना रहे हैं।
तो फ्यूचर के अंदर भी हमें इस सिंदूर को बारूद बनाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी ही ऐसा है, राइट। 1947 से जैसे हमारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का इमरजेंस हुआ, तब से ही ये एनिमोसिटी जो है हमारे दोनों के बीच में चलती आ रही है। और अब नए नए टैक्टिक्स जो हैं ये अपना रहे हैं, और पाकिस्तान इस ऑपरेशन जो भी उन्होंने जो है पूरा किया, उसके अंदर एक चीज अचीव करना चाहता था कि इंडिया का जो कॉमनल पूरा फैब्रिक है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जम्मू एंड कश्मीर का पूरा आप उनका डेमोग्राफी समझिए कि जम्मू के अंदर हिंदू मेजोरिटी, कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी, प्राइमरीली सुन्नी मुस्लिम्स, और अगर आप लद्दाख को देखेंगे तो उसके अंदर कारगिल का जो एरिया है वहाँ पे जो है शिया मुस्लिम्स हैं और बुद्धिस्ट हैं लद्दाख के अंदर। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि सेकुलर पूरा का पूरा डेमोग्राफिया है जम्मू कश्मीर, आप एज अ होल सिस्टम को अगर आप उठा के देखें तो बिल्कुल अच्छा था, सिस्टम बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है कॉम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए लोगों का नाम पूछ पूछ के, कलमा पढ़वा पढ़वा के तब मारा है। महिलाओं को उनके जो है हस्बैंड से अलग किया, हस्बैंड्स को टारगेट किया, ताकि पूरे देश के अंदर एक तरीके से रोष जाए, मैसेज जाए कि ये चीज वो अचीव करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग से ये गड़बड़ जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। अब 1947-48 के अंदर इन्होंने कन्वेंशनली जो है लड़ने की कोशिश की, इन्वेजन कर दिया, 1965 में इन्वेजन कर दिया, 1971 के अंदर मतलब बांग्लादेश लिबरेशन हो गई और पाकिस्तानी आर्मी ने एक बात समझ ली उसके बाद कि भाई इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, कन्वेंशनली वो हमसे नहीं जीत सकते हैं। फिर होता क्या है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेजन कर देता है और अमेरिकन पहुंच जाते हैं पाकिस्तानियों के पास कि भाई आओ मदद करो, और अमेरिकन और पाकिस्तानी मिलकर अफगानिस्तान के अंदर जिहाद चलाते हैं, जिसके अंदर ये इसी तरीके के टेररिस्ट को ट्रेन करना, उसके बाद अफगानिस्तान में मतलब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजना, ये पूरा काम इन्होंने किया। तो पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई, उनकी एक्सपर्टीज हो गई थी कि इस तरीके के टेररिज्म को आप लेके जा सकते हो। एक तरीके से ये असिमेट्रिकल वॉर था, सस्ता मेथड। कन्वेंशनल मेथड में तो आपका नुकसान बहुत होगा, आप जीत भी नहीं सकते भारत से, बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस तरीके से इंडिया को बार बार परेशान करते रहना, फिर इनका एक जो डॉक्ट्रिन था कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, लगातार इंडिया को परेशान करते रहेंगे, तो वो काम इन्होंने शुरुआत उसकी 80s के अंदर कर दी थी। अब 80 के अंदर होता क्या है कि आते आते 87 आते आते अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन विड्रॉ कर जाता है, वो चले जाते हैं। मतलब अब इन्होंने जो फाइटर्स ट्रेन किए हैं वो फाइटर्स बेरोजगार हो गए एक तरीके से। इन्होंने पूरा का पूरा उनको जिहाद विहाद सिखा के भेजा था, रिलीजन के नाम पे जो है बरगलाया था। उन्हीं लोगों को इन्होंने कहा कि चलो इसको ना कश्मीर के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं। तो अब अर्ली 90s इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। कश्मीर के अंदर कम्युनल टेंशन क्रिएट की गई, कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से जो है भगाने का काम किया गया। ये सब कुछ पाकिस्तान ने प्लान किया। हम उस चीज़ से लड़ते रहे और अच्छे तरीके से जो है हमारा एफर्ट रहा है, बहुत अच्छा हमने अचीव किया है यहाँ पे। अब बात आगे बढ़ती है, पाकिस्तान लगातार फेल होता जा रहा है, उनको बात समझ में आ गई। और जो मैंने आपको वो बताया था कि IC-814 हमारा एक इंडियन एयरलाइन का प्लेन भी जो है इन्होंने हाईजैक किया था, उसके एक्सचेंज में मसूद अजहर को हमने छोड़ा था, वो हमारी ही जेल में था। उसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद बनाई वहाँ पे जाके, और वो तब से लेके अब तक टेररिज्म करता आ रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है सोशल मीडिया की। तो आप आज के जो अटैक्स हैं ना उनको आप देखो, वो अटैक प्राइमरीली मीडिया अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हैं। तो जैसे सोशल मीडिया की एंट्री हो गई, अब इनको समझ में आ गया कि आप हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करोगे। आपको जो है रिक्रूटमेंट करना है वो भी ऑनलाइन करो, रेडिकलाइजेशन करना है वो भी ऑनलाइन करो। और ये सिस्टम अब पाकिस्तान की तरफ से अब भी चलता आ रहा है। तो ये जो पहलगाम का अटैक था ना, इसके अंदर जो टेररिस्ट हमला करने के लिए आए थे उन्होंने अपने यहाँ पे कैमरे लगा रखे थे, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि आगे जाके वो इस वीडियो को रिलीज करते कि देखो हमने क्या अचीव किया है, ताकि जो है पोलराइजेशन और ज़्यादा होता, इंडिया के अंदर लोग भड़कते, भारत के मेनलैंड के अंदर जो है लड़ाइयाँ होती। ये चीज़ वो अचीव करना चाहते थे। तो कंप्लीटली जो है बातें फेल हुई, है ना। फिर आप देखिए सोशल मीडिया की कहानी, सोशल मीडिया का गेम शुरू होता है। अब बात आगे चल रही थी
टेररिस्ट जो है उनका प्रोफाइल भी यहाँ पे चेंज होने लगा। अब पहले क्या होता था, सिर्फ जो है जिनको फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है वो लोग टेररिज्म की तरफ जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने रेडिकलाइजेशन जो है यूथ का स्टार्ट किया। जो एजुकेटेड यूथ हैं वो भी जो है टेरर आउटफिट्स के साथ जुड़ने लगे, और ये लोग ऑपरेट भी वैसे ही करते थे। इन्होंने लोकल हीरोज़ भी क्रिएट किए। एक बुरहान वानी जो है उसको ज़बरदस्ती जो है एक तरीके से हवा में उड़ाया गया, मतलब क्रिएट किया गया कि ये तो सुपर हीरो टाइप है। बाद में जाके उसे एलिमिनेट तो करना ही था, है ना। ही वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टारगेट फॉर इंडियन आर्मी, तो उसने मारा ही जाना था, बट स्टिल ये अपनी तरफ से ऐसे काम करते हैं। अब मेजर गेम जो टेररिज्म के अंदर बदला है वो हुआ 2018 के अंदर। पाकिस्तान जो है वो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मेन काम का होता है टेरर फंडिंग को रोकना। तो FATF पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर फंडिंग होती है उसे रोकने के लिए स्ट्रिक्टनेस लेके आती है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट पे जाने का मतलब है पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाएंगी। तो पाकिस्तान अब इन रिस्ट्रिक्शंस को फेस कर रहा था, तो तब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, नए नए नाम निकाले। उन्होंने कहा कि देखिए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो नाम है ना ये इस्लामिक नेम है। इनसे मैसेज ये जा रहा है कि इस्लाम की लड़ाई हो रही है। वो कहता है कि नहीं, हम अपना मेथड चेंज करेंगे और हम पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, ये लड़ाई जो है, ये हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, ये कश्मीर के अंदर ही सब कुछ पैदा हुआ है। तो लश्कर तोयबा ने अपना एक पूरा का पूरा, आप बोल सकते हो, नया यूनिट क्रिएट किया जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स नाम उन्होंने रखा। ऐसे ही जो है आप देखिए, और इसी टेरर आउटफिट ने पूरा का पूरा क्लेम किया है कि ये पूरा हमने किया, है ना। जैश ए मोहम्मद, उन्होंने अपना एक यूनिट क्रिएट किया। बाकी टेरर आउटफिट्स भी ऐसे कर रहे हैं और इनके अलग अलग मीडिया हैंडलर्स भी बने हुए हैं। ये तो चलो ठीक है, नए नाम हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने के लिए अलग से पेजेस इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। उस लेवल पे बात चल रही है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव साफ है, आपको हर चीज को सेंसेशनलाइज करना है। आप हमला भी करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाएगा। बॉडी कैम जो है उसकी हेल्प से ये सब कुछ चल रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी आइडिया था कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति भी आ गई थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने जब से जो है JNK को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उसके बाद से जो है वहाँ पे शांति भी थी, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 2024 का जो वो साल था जब मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आए हैं। तो अगर कश्मीर के अंदर हर कुछ चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती तो भाई ये तो पाकिस्तान का पूरा आइडिया ही फेल हो जाता। तो इसीलिए उनको ये चीज़ भी रोकनी थी कि बिजनेस आपको रोकना है, इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे आए ना, डरे। और 2025 में ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये जो है पूरा अटैक होता है, इमीडिएटली जो है कैंसिल करने शुरू कर देते हैं लोग, टूरिस्ट वहाँ पे पीछे हटने लगे। डर तो सबको लगता है ना। और इन्होंने जो लोकेशन बायसारन वैली की जो आइडेंटिफाई की जहाँ पे ये अटैक हुआ, वो भी स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने चूज़ की थी। उनको पता था कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट ही होते हैं और ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है। क्योंकि ये पहलगांव सिटी से आप मान के चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में चल के हैं और 2400 मीटर की हाइट पे है। वहाँ पे घना जंगल है और वहाँ पे इजीली टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, मतलब छुपने छुपाने के लिए वहाँ पे बहुत स्कोप है। तो वहाँ पे ये छुपे रहे और वो इस पूरे इंसिडेंट के थ्रू एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते थे इस देश के अंदर। तभी तो जो वीडियोस बाहर हुए ना उसके अंदर यही तो बोला है कि वो वुमेन को कह रहे हैं कि जा बोल दे मोदी को, बोल देना मोदी को। तो एक तरीके से चैलेंज किया, वो आपकी टॉप लीडरशिप को चैलेंज किया कि कर ले, हम तो ये करेंगे। और ये इसके पीछे मैं पाकिस्तान को इसलिए लिंकअप कर रहा हूं क्योंकि 16 अप्रैल को आसिम मुनीर एक स्टेटमेंट देते हैं, वो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं। सब कुछ 16 अप्रैल को हो रहा है। 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि हिंदूज मुस्लिम्स जो हैं वो कैसे अलग हैं। वो ये बता रहे हैं कि हिंदू जो है एक तरीके से खराब हैं, मुस्लिम्स कैसे जो हैं सुपीरियर हैं। ये बातें जो हैं वहाँ पे चल रही थी जो आसिम मुनीर ने की थी। तो उसको प्रूव करने के लिए ये एक तरीके का अटैक किया गया जहां पे धर्म पूछ पूछ के जो है आपने लोगों को मारा। उस चीज को प्रूव करने की कोशिश यहां पे की गई थी। बस जैसे ये अटैक हुआ, हमारे कमांडर्स जो हैं बिल्कुल वो रेड अलर्ट पे चले गए। एकदम उनको पता था कि अब सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स तो आएगा। हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी अंदर भी अपनी एक्टिविटी तेज कर दी थी।
अच्छा, पाकिस्तान के जो एक कॉमेडियन, मैं तो उनको कॉमेडियन बोलता हूँ, उनके डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर का मतलब ही क्या है, जब सब कुछ आर्मी ने डिसाइड करना होता है, वो नाम नाम का डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ पे। तो डिफेंस मिनिस्टर उनका कहता है कि ये तो इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, कि खुद ही अटैक करवाया है। तो ये इस तरीके के मूर्ख स्टेटमेंट जो है, मूर्खता वाले वहाँ से मिलते रहते हैं। अब सेंटीमेंट टोटली डिफरेंट हो गया, इसलिए उन्होंने वीडियो भी नहीं रिलीज किया। जिन टेररिस्ट ने ये पूरा गड़बड़ की थी, उन्होंने पहले अपने पोस्ट पे डाला, ऑनलाइन शेयर किया कि हमने किया है, क्लेम किया, फिर वो हटा दिया 3-4 घंटे बाद, क्योंकि अब सेंटीमेंट बहुत खराब जा रहा था। पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया भारत के साथ यूनाइटेड, हमारे पीछे खड़े हैं सब और सपोर्ट करने को रेडी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया को जो है थोड़ा रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर ना रिस्ट्रेंट हो नहीं पाता है, क्योंकि आप अपने लोगों को आंसरेबल हो कि हमें यह प्रूव करना है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो इतनी कैपेबल हैं कि अपने लोगों की रक्षा कर सके। तो वो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। और देखिए, उसके बाद इमीडिएटली जो है ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया, जिसके अंदर हमारी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते रही थी। ऐसा नहीं था कि चीजें रुक गई थी। उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इमीडिएटली एक्शन शुरू हो गया था। और वो टेररिस्ट छुपते छुपाते कहां पहुंचते हैं? श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर डेचिकम नेशनल पार्क के अंदर कहीं वो छुपे हुए थे। और तब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, वो हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ शेयर की जाती है। और 4 पैरा यहाँ पे इस पूरे मिशन के अंदर थी, उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया। और ये घटना जो है तकरीबन आप बोलिए कि 22 जुलाई को उन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया था। इमीडिएटली उनसे बदला ले लिया गया था। और ये बदला पाकिस्तान के अगेंस्ट जो किया, वो एक्शन तो बड़े लेवल पे एक्शन था। वो तो जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ना, उनको जवाब देना जरूरी था। जो ग्राउंड पे जिन्होंने गड़बड़ की थी, उनको तो हमने एलिमिनेट करना ही करना था, है ना। तो वो टेक्टिकल आप बोल सकते हो कि एक ऑपरेशन था। और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है, वो पाकिस्तानियों को जो समझाया ना, वो बहुत ज़रूरी था। उनकी समझ में आना ज़रूरी है, बार बार नहीं तो हमले होते रहेंगे। अब इस पूरे मिशन के अंदर हमने इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शंस किए हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि रो, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। सैटेलाइट इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बेस पे आप रैशनैलिटी के साथ डिसीजन ले रहे थे। सिग्नल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व, सब कुछ यहाँ पे था। आपने टेररिस्ट जो हैं, जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, उन कैंप्स को आइडेंटिफाई किया है, टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, अब टारगेट आइडेंटिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी वो एरिया है किस मटेरियल का बना है, कितना बड़ा है वो, क्या वो अंडरग्राउंड बंकर है, ऊपर की कोई बिल्डिंग है, क्या है वो, है ना। तो ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको वेपन भी तो चूज करना है कि मैं इस बॉम्ब का इस्तेमाल करूंगा, इस बॉम्ब की कैपेसिटी ऐसे है, इस प्लेन से मैं जो है इस बॉम्ब को यहाँ पे गिराऊंगा, या इस मिसाइल को मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगा। तो वो सब चीज आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी है। इसके लिए आपके पास पूरा इंटेलिजेंस होना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप बोल सकते हो कि पूरा ऑपरेशन हमने किया। और साथ में एक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना जरूरी होता है, वो है थ्रेट एनालिसिस, कि भाई पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्पॉन्स आएगा तो किस लेवल का आएगा। तो हमने एक तरीके से ये बात समझ ली थी कि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पे अपना फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर दिया था। जैसे ही 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान तो प्रिपेयर्ड था ना, उन्होंने तो तैयारी की थी कि भी इंडिया की तरफ से अटैक होगा, लेकिन इतना बड़ा अटैक होगा ये नहीं उन्होंने सोचा था। तो वो इस चीज़ की तैयारी अपनी तरफ से करके बैठे थे। उसी दौरान चाइना से जो है कार्गो प्लेन्स, मिलिट्री प्लेन्स वो पाकिस्तान पहुंचते हैं। एक टर्की का शिप है ना, उनका बड़ा वॉरशिप, कोवर्ट आप बोल सकते हो, वो वहां पे डिप्लॉय होता है। तो मैं उसका नाम भी शेयर करूंगा, उस शिप का नाम आगे जाके, जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आया था। चाइना से जो है 120 mm मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वो पहुंचते हैं। जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने यूज़ किए, इसके अंदर CH-4 एक उनका ड्रोन था, वो वहाँ पे आया। J-10 फाइटर जेट्स। और 2023 में आप बोल सकते हो कि चाइना ने वहाँ पे HQ-9 जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, उधर तैयार थी। अच्छा, टर्की की तरफ से जो ड्रोन आए उसके अंदर असिस गार्ड सोंगर ड्रोन, और टर्किश जो नेवल कोवर्ट मैं बोल रहा हूँ शिप जो आया था वो था TCG बयुकदा।
ओके वो कराची के अंदर डॉक्ड था एक तरीके से साइकोलॉजिकल मदद देने के लिए कि देखो जी हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं किया है ना, और प्लस उनको ये भी पता था कि इंडियन नेवी फुल फोर्स के साथ आएगी, आपका एक शिप हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। तो वो 7-8 तारीख को वो शिप जो है वो वहाँ से हटा दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको पता था हालात बिगड़ने वाले हैं। और जब 7 तारीख को हमने हमला कर दिया, मतलब बस बात खत्म थी, वो इसको वहाँ से हटा के ले गए थे। और मैंने आपको ये पहले बताया कि कैसे जो है हाइब्रिड तरीके से लड़ना चाहता था पाकिस्तान। अब ये 7-8 तारीख को, मतलब 22 तारीख से लेकर 7-8 के बीच में कम से कम नहीं तो 16 से 20 बार इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने अलग अलग एरियाज के अंदर, और आगे टेररिस्ट भेजने की कोशिश की। तो इंडियन आर्मी जो है वो पूरा एलसी के ऊपर भी लड़ रही थी, वहां पे भी हमारी एक्टिविटी चलती रही है जो काउंटर टेररिज्म की चलती है। प्लस हमें और अलर्टनेस के साथ काम करना था, क्योंकि भाई जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो हर चीज पे नजर रख रहे हैं कि इंडियन आर्मी कैसे डिप्लॉयमेंट कर रही है, कहाँ जा रही है, किधर कौन सी मशीनरी जा रही है, वो हर चीज को अच्छे से जो है वो स्टडी कर रहे थे। और हमें उस चीज़ की तैयारी करनी थी और अच्छे से हमने तैयारी की। सिलेक्शन ऑफ टारगेट भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने किया कि भाई 4 टारगेट पाकिस्तानी पंजाब में थे और 5 टारगेट आप बोल सकते हो कि पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे थे। प्लस जो पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी हमें जाननी जरूरी थी। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, क्योंकि वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसके बारे में अगर आपको आइडिया हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका दुश्मन कैसे सोचेगा, किन जगहों पे किस तरीके से वो फैसले लेगा, एटलीस्ट कुछ आइडिया आपको लग जाता है। तो ऑलरेडी इस लेवल की प्लानिंग हमारी तरफ से चल रही थी, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल उनकी रेडी थी, और उस बेस पे हमने तैयारी की कि इधर का कमांडर ऐसे सोचेगा, इधर का कमांडर ऐसे सोचेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे। और बिल्कुल लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे, उनके अलग अलग जो कैंप्स हैं जो अलग अलग शहरों में थे वो सब हमने यहाँ पे टारगेट किए हैं। कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, ये सब पीओजे में थे, तो इनको वहां पे हमने हटाया और इंडियन आर्मी ने प्राइमरीली एक्शन यहाँ पे किया। अच्छा, ये जो हमने की ना 9 हमने टारगेट्स एलिमिनेट किए, इसके अंदर 2 टारगेट इंडियन एयरफोर्स ने एलिमिनेट किए, जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है उसको उड़ाया, पूरी की पूरी बिल्डिंग वहाँ पे साफ कर दी। और जो बाकी एरियाज थे, जो 7 इनके अलग अलग कई लॉन्च पैड्स थे, कई छोटे लेवल के, ये लोग टेरर कैंप्स चलाते थे हमारे बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में, वहाँ पे हमने इनको एलिमिनेट किया है ना। वो सब जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करते थे। और साथ में आपने इनकी लीडरशिप भी मार दी कि इमीडिएटली आप इनकी लीडरशिप उड़ा दो, क्योंकि ये इनका रिस्पॉन्स अब जल्दी नहीं आएगा। अब आपने इतना 9-10 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे हमला किया है, आप उनके कम से कम 150-200 लोग जो हैं वो मार चुके हो, उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी। अब यही तो थे जो इन्फिल्ट्रेशन करने को रेडी थे, लेकिन ये तो मर गए, ये तो पहुंच गए ऊपर जहां इन्होंने जाना था, है ना। तो बस बात साफ, इसीलिए इमीडिएटली इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आ पाया और हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को स्टार्टिंग में टारगेट नहीं किया। लेकिन एक बार जब उन्होंने हमें छेड़ा, फिर हमारी तरफ से जवाब बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आया। और आप ये मान के चलिए कि जब हमारी तरफ से जवाब आया, पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसिस थे अलग अलग, सबका नाम मैं लूंगा, जहां जहां हमने टारगेट किया है वो सब उड़ाए हमने। प्लस आप देखिए जो अलग अलग पोस्ट होती हैं बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी की, 100 के अराउंड ऐसी पोस्ट थी जिनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जहां जहां हमें पता लगा ना कि उस एरिया से पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे हैं, हमने वहां वहां जाके अपने पिनाक रॉकेट लॉन्चर से वो सब उड़ा दिया, पूरे के पूरे एरिया को सपाट कर दिया। ये था हमारा अटैक, बहुत मैसिव रिटेलिएशन था इंडिया की तरफ से। क्लियर? तो ये चीज करनी थी। और पाकिस्तानी देखो किस तरीके से लड़ते हैं, वो हर चीज में वो अपने सिविलियंस की परवाह नहीं करते, उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही वो मॉरली लड़ते हैं। तो वो फौज ऐसी ही जानी जाती है। वो सिविलियन एरिया में आके अपने रडार्स को छुपा रहे थे, क्योंकि रडार वहां एक्टिवेट होगी, जैसी रडार एक्टिवेट होगी इमीडिएटली जो है हमारे तरफ से हमला होगा उस एरिया में। अब जब आप रडार को हमला करने जाओगे और सिविलियन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे लोग भी मरेंगे, कोलेटरल डैमेज होगा। लेकिन हमारा अटैक बिल्कुल प्रिसाइज, बहुत बेहतरीन, अच्छा स्ट्राइक है एकदम।
तो हमने तो इस तरीके का कोई अटैक हुआ ही नहीं। प्लस आप देखिए जो उन्होंने, हमने क्या किया था ना कि इमीडिएटली हमारे जो सिविलियन फ्लाइंग थे, मतलब जो आपके एयरलाइंस वगैरह हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि हम इस एरिया में कोई भी एरोप्लेन ऑपरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, उनके एयरपोर्ट्स भी चल रहे हैं, वहां पे फ्लाइट्स भी उनकी उड़ रही हैं, और उसी के बीच में छुपते छुपाते वो अपने ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, उनसे हमला कर रहे हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स अगर वहां पे रिस्पॉन्स करेगी और गलती से उनके किसी सिविलियन प्लेन को गिरा दिया गया तो हमारा तो नुकसान हो जाता, मतलब इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन डेंट हो जाती। लेकिन वो उनके जो आर्मी है ना, वो बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं करते और वो ऐसे लड़ते ही रहे। और बढ़िया था, टाइमिंग भी बहुत अच्छा था। रात को 1:05 से 1:30 के बीच में पूरा हुआ। 25 मिनट का पूरा ऑपरेशन। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हो, आप डेटरेंस भी क्रिएट करते हो, दुश्मन के दिमाग में दहशत भी चली जाती है, और ये बात जो है आगे लंबी भी नहीं खिंचती। लंबी खिंचती है तो लड़ाई में नुकसान होता है। तो हमें ये मेक श्योर करना था कि हम पीछे हट जाएं। वो लोग भी पीछे हट गए, हम भी पीछे हट गए, सीज फायर जो है वो डिक्लेयर हो गया। बढ़िया रहा सिस्टम, है ना। और जो वेपन्स हमने यूज़ किए, स्कैल्प मिसाइल आप बोल सकते हो, हमारी तरफ से हमने इस्तेमाल की। खास मिसाइल है, फ्रेंच मेड है। हैमर मिसाइल का यूज़ किया गया, अगेन ये भी बहुत अच्छी है। और बिल्कुल आप बोल सकते हो कि डिप्लोमेटिक लिवरेज हमने ली, यहाँ पे पूरी दुनिया को जताया कि भाई इंडिया की लड़ाई बिल्कुल मोरल है। ऑपरेशनली बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, एस्केलेशन अंडर कंट्रोल, इंटेलिजेंस ड्रिवन एक्शन पूरा का पूरा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, है ना, और ऑपरेशनल रेडीनेस, हर चीज़ में हमने नंबर 1 काम किया, बढ़िया काम किया। और जो टारगेट्स एलिमिनेट किए उसके अंदर आप देखिए, लश्कर तोयबा और जमातुद दावा का जो हेडक्वार्टर था मरकज़ तैयबा मुरीदके में, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया था। फिर बहावलपुर के अंदर मरकज सुभान अल्लाह है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, इसको पूरा जो है उड़ा दिया हमने, है ना। बड़ा ब्लास्ट हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए। मुजफ्फराबाद के अंदर सवाई नाला कैंप, ठीक, सैयदनिया बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद के अंदर था। बरनाला कैंप भिम्बर के अंदर, अब्बास कैंप कोटली में, सजल कैंप नरोवाल में, और गुलपुर कैंप कोटली के अंदर, और महमूना जोया कैंप सियालकोट के अंदर। ये टारगेट हुए थे, ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। क्लियर। और वेपन्स मैंने आपको बताया कि कैसे हमने यूज़ किए। प्लस इसके अंदर जब फिर पाकिस्तानियों से लड़ाई की बात आई ना, हम देखो कोई चीज़ें तो ऐसी होंगी इसके अंदर जो हमारी सरकार ने नहीं बताई होंगी, ये सब वो है जो मीडिया के अंदर था, यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब वापस दोबारा पाकिस्तान की तरफ से 300 ड्रोन आ गए, हमने वो गिरा दिए, और हमारी तरफ से फिर दोबारा अटैक होना ही था। फिर हमने इनके रडार सिस्टम को उड़ाया है। उसके बाद तो हमारे प्लेन जाते थे, धमाधम मिसाइलें गिराते थे, वापस आते थे। इनकी एयरलाइन, एयरफोर्स कंप्लीटली आप बोल सकते हैं ग्राउंडेड हो गई थी, वो कुछ कर ही नहीं पाए। एक बार इनका सिस्टम एलिमिनेट हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि सीड और डीड होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वो हमने फिर अगली रात किया, और बढ़िया किया। दिन में इनका पूरा का पूरा सिस्टम, रडार सिस्टम उड़ा दिया। हमारे इजरायली हैरोप ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन होता है वो ऊपर ना लॉइटर करता रहता है, घूमता रहता है, और टारगेट एक बार आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद वहां पे डाइव डाउन करता है। इसके अंदर 18 से लेके 23 किलोग्राम तक का वॉरहेड होता है, मतलब बड़ा ब्लास्ट करता है। अच्छा ड्रोन है, और रेंज भी अच्छी होती है, 200 किलोमीटर की रेंज होती है। तो अच्छा काम किया इसने। ऐसा ही एक फिर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन था, 5 से 10 किलोग्राम वॉरहेड लेके जाता है, वो भी अच्छा ब्लास्ट करता है। और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी भाई, कि हमें जो है सिंदूर नाम भी इसलिए रखा था क्योंकि हमें जस्टिस करना था, है ना, और पाकिस्तान को चैलेंज करना था। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पाकिस्तान डिनायल लेके चला जाता था कि नहीं जी हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। अब तो आपके पास ग्राउंड प्रूफ थे, आपके पास फोटोग्राफ्स थे कि अटैक हुआ है, पाकिस्तान के रन में उड़ाए गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, हर चीज के वीडियोस थे जो बाद में सोशल मीडिया पे आए। आप छुपा नहीं सकते थे, और पाकिस्तान कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया कि उन्होंने इंडिया का इतना नुकसान किया। ये थी बिल्कुल सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो, इसीलिए इस मिशन को बोल रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। आज की लड़ाई में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी खेल चलता है, अलग अलग नैरेटिव्स चलते हैं, है ना। आपने रिसेंटली इजराइल ईरान यूएस लड़ाई में आपने देखा, अब देखो नैरेटिव क्या चल रहा है कि ईरान को तो कुछ हो ही नहीं रहा, सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है। जबकि आप सोच के देखो, उनकी पूरी नेवी उड़ा दी, उनके पूरा का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम खत्म कर दिया, मिसाइलें सिस्टम उनके पास कितनी, चाहे 40-30% ही बची हो, लेकिन कितनी डैमेज होगी, 60-70% तो एलिमिनेट ही कर दी ना फिर। तो ये इस लेवल का डिस्ट्रक्शन तो उन्होंने किया, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया ईरान, ऐसा कैसे हो सकता है। ग्राउंड पे आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, तो वैसा ही खेल वहां पे था।
तो नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत जरूरी था और ये चीज हमने की और ये न्यू नॉर्मल है ऑपरेशन सिंदूर। अब फ्यूचर के अंदर कभी भी पाकिस्तान ऐसे पंगे करेगा तो यही होगा, है ना। तो उन्होंने जो 300 ड्रोन किए जिसमें टर्किश बैरक्टर ड्रोन भी आता है और दूसरे जो है चाइनीज ड्रोन CH-4 वो सब आए, वो सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। और पाकिस्तान ने उस पूरे कैंपेन को नाम क्या दिया था, तो बुनियान अल मरसूस। अब ये जो है बिल्कुल वो आप बोल सकते हो कि इस्लामिक टर्म्स यूज करते हैं, भाई हर चीज को रिलीजियस कलर देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है। ये है उनका थॉट प्रोसेस और हम हर चीज को काउंटर कर रहे हैं वहां पे, है ना। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर S-400 MR-SAM जिसके अंदर बैरक 8 ने पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को यहाँ पे हरियाणा के सिरसा के ऊपर गिरा दिया था। तो 4 दिन में बहुत बढ़िया काम। टर्किश यीहा 3 ड्रोन, एसिस गार्ड ड्रोन, वो डैमेज हुआ। और हमारा जो आप बोल सकते हैं कन्वेंशनल गन सिस्टम L-70 गन्स का हमने यूज किया, सोवियत एरा का ये सिस्टम है पूरा का पूरा। ZU-33 ये गन हमने इस्तेमाल की, ये भी सोवियत एरा की बंदूक है। उसको आज के मॉडर्न सिस्टम के साथ हमने जुगाड़ से इंटीग्रेट किया है। ये इंडियन कैपेबिलिटी थी जो पूरी दुनिया ने मानी है कि भाई आप हर छोटे ड्रोन के ऊपर थोड़ी ना आप बड़ी मिसाइलों को यूज करोगे। तो आज जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमीज ऑफ वॉर, उसके अंदर बोला जाता है कि भाई सब लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका तो जी 30-40 करोड़ की मिसाइल जो है, एक मिसाइल आती है उसको लॉन्च कर रहा है एक ड्रोन को गिराने के लिए। $30,000 के ड्रोन को गिराने के लिए जो मिसाइल अमेरिका लॉन्च करता है वो कम से कम $12-15 मिलियन की मिसाइल है, वो इतनी कॉस्टली पड़ती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ वॉर है आज की डेट के अंदर। अब 900 ड्रोन आए हैं 3-4 दिनों के अंदर, आप हर चीज पे नहीं खर्च कर सकते भाई। और हमने जो टारगेट किया, हमारा S-400 ने गिराया पाकिस्तान का एक दूर 300 किलोमीटर दूर उड़ता हुआ उनका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था वो गिराया हमने। तो वो हिस्ट्री के अंदर मतलब अब तक का सबसे लंबा हिट है जो रिकॉर्ड किया होगा, इतने लंबे तक हमने गिराया है यहाँ पे। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया। प्लस आप इस चीज के देखिए कि भाई पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं मसूद अख्तर, वो एक चीज बोलते हैं कि 9-10 की जो रात है उसमें हमारी तरफ से 4 ब्रह्मोस मिसाइल गिरी हैं भारत की तरफ से। वो एक किसी को नहीं पता कि वो हमने सुखोई में फिट करके डाली या सरफेस टू सरफेस थी या एयर टू सरफेस थी, ये सब जो है डिटेल्स बाहर नहीं आती हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है ये सीक्रेसी मेंटेन करनी इन चीज़ों पे। लेकिन उनके रिटायर्ड एयर मार्शल ने बात मानी है कि हमारी तरफ से हमला हुआ, उनके रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुर, चुनिया, इन सभी एरियाज को, ये सब जो है एयरफोर्स बेसिस हैं उनके, सब के रनवे डैमेज हुए, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। भोलारी के अंदर हमारा एक ब्रह्मोस मिसाइल गिरता है जाके, जहां पे उनके हैंगर के अंदर एक बड़ा उनका जो ये एवैक्स था एयर वार्निंग सिस्टम वो वहां पे था, वो डैमेज हुआ, उनके जो है सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं, ये चीज रिपोर्टेड है। तो इन ऑल जो इंडियन एयरफोर्स में बाद में रिलीज किया गया, हमने 5 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, एक उनका जो है ऐसे ही उड़ता हुआ एवैक्स जो S-400 से गिराया, फिर जो एक उनके हैंगर के अंदर ही था उसने हमें वहां से हमने डैमेज किया। और आप देखिए 20 जून को पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक दार वो एक स्टेटमेंट कहीं दे रहे थे, तो उनसे पूछा भी कैसा रहा, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने जाके सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, तो दे एडमिटेड दिस क्लियर। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि किसने किया, क्यों किया। और जो ये वेस्टर्न मीडिया और चाइनीज मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई इतने जेट गिरे, उतने जेट गिरे, ये गिरा, वो गिरा, मतलब ये इसलिए किया क्योंकि आप देखिए ये लड़ाई क्या चल रही थी। एक तरफ पाकिस्तान जो फाइटर जेट यूज करता है वो F-16 है, अमेरिकन वेस्टर्न बेस्ड, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो चाइनीज था। तो इसीलिए कि भी कैसे जो है भारत का इंडिजिनस इंडियन और एक तरीके से रशियन सिस्टम मिलके वो इनके छक्के छुड़ा देता है, उनको नुकसान पहुंचा देता है, हरा देता है, तो ये चीज वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। इसलिए फालतू का नैरेटिव चलाया गया कि ये प्लेन गिरे, वो प्लेन गिरे, ना तो कोई प्रूफ मिला है ना कुछ और बात हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि हमने जस्टिस किया है, हमने अपनी कैपेबिलिटी को रजिस्टर किया है। दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज व्हाट न्यू इंडिया इज। थैंक यू वेरी मच।